पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो एज यू ऑल नो डेट कि आज आपकी यूनिट 1 की आखिरी क्लास है, यानी कि कल से आपकी यूनिट 2 शुरू हो जाएगी, लर्निंग वाली, अधिगम वाली। ठीक है, देखिए ये पेपर आपका ऐसा है कि जब आप टेट और सी टेट का पेपर देने जाएंगे तो उसमें इन सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसकी तैयारी आपके साथ में ही चलती रहे, इसलिए इसको इस तरीके से पढ़िएगा। इस तरीके से अगर आप नोट्स वोट्स बना रहे हो सो इट्स वेल एंड गुड, है ना। और बाकी इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिएगा पीजी पॉइंट, यही चैनल का सेम नाम। ठीक, और बाकी आइए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपको प्रियांजलि गुप्ता पीजे पॉइंट के नाम से मिल जाएगा अकाउंट, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास कि आज आपको प्रासंगिक विचार यानी रिलेवेंट आइडियाज़, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग कुछ आइडियाज़ हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे के विचार पे यदि बात करें तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाएंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है किन्हें। तो ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी प्लेटो, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी में कह देंगे ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस बेसिस पे आप तैयारी करिएगा। ठीक, पियाजे ने संज्ञानात्मक पर बल दिया और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। मानव का संज्ञान विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्होंने मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है। मतलब ये एक संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि जो आपकी अर्थात मानव की क्या हो, मानसिक विकास को, मतलब आपका जो माइंड डेवलपमेंट है, क्या सोच रहे हैं, सोचने का तरीका, आपने किसी क्रिया को देखा, उसके बाद में आपके उस क्रिया के प्रति आपके इस मस्तिष्क में क्या विचार आए, है ना, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास। किसके हिसाब से, तो जीन पियाजे जी के हिसाब से। फिर देखिए, संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन सम्मिलित है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन करते हैं हम लोग, तो बुद्धि का, चिंतन का यानी इंटेलिजेंस का, थिंकिंग का, और दूसरा लैंग्वेज का। ठीक, परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संवेदना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंता, समस्या समाधान जैसे तत्व महत्वपूर्ण है। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक दुर्घटना हो गई, कहा कि यार पता उनका ना रोड एक्सीडेंट हो गया। पता चले आपने उस बात में बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं किया, दूसरी बात आपने तुरंत शुरू कर दी, अच्छा। आपने कहा अच्छा, जैसे कोई आपको किस बारे में बता रहा हो कि किसी की बर्थडे पार्टी हो, आप इस तरीके से अच्छा कह रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें, ये जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब चीज़ें किससे होती है, तो संवेगात्मक यानी संज्ञान आत्मक के थ्रू। कैसे, जैसे किसी ने कहा, एक बच्चा खड़ा है, उस बच्चा नहीं, मान लीजिए कोई बड़े हैं, ठीक है, और उससे कहा गया कि यार पता है उनका एक्सीडेंट हो गया और ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा, जैसे कोई बर्थडे पार्टी की बात बताई गई हो। एक आदमी था, उसने कहा अच्छा अच्छा भैया कैसे, फिर क्या हो गया है, अब ठीक है, मतलब अब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, मतलब वो हालचाल लेने लगते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है, ये इंसान के व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता कि वो उनके ऐसे ही हैं, ये नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि उनका जो लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो किस प्रकार की संवेदनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इन पर डिपेंड करती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित निम्न 4 पक्षों का अध्ययन किया है। कौन कौन सा, तो जैविक या शारीरिक परिपक्वता, बायोलॉजिकल और फिजिकल मैचुरेशन, उसके बाद मैचुरेशन, फिर उसके बाद में क्या कहा गया, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण से अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, संतुलन, बैलेंस। तो आइए जानते हैं इनके हिसाब से सबसे पहले कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सही बता रहे हैं हम आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चाहे क्लास देर हो जाए क्लास में, क्योंकि कल क्लास मैंने बहुत कम टाइम के लिए की थी, खुशी ने कहा था ऐसा। सो आज हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए कर लेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्लास पूरी देख के जाइएगा, अपने दोस्तों तक साझा कर दीजिए, उनको बता दो कि बीएड तो पास कर लोगे, चलो मान लिया, लेकिन टेट सी टेट के लिए पढ़ लो चल के, चलो, है ना। डराए रहा करो आप लोग, मतलब कैसे दोस्त हो, एक दूसरे को डरा दिया करो, भाई यार फेल होगा समझ लो 55-60 हज़ार रुपए का खेल है यार, मतलब ऐसे बोला करो। ये अब देखिए होता क्या है, अगर आपके कहीं पे रुपए ही की वैल्यू नहीं होती है कि रुपए लग रहे हैं तो ही पढ़ेंगे, आप ये सोच के पढ़िए कि
कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब करके आए हैं। तो जब कोई बच्चा बच्चों जैसा कमेंट करता है ना कमेंट सेक्शन में, तो हमको लगता है कि ये बीएड कैसे कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बहुत छोटी बात पूछते हैं ना तो फिर गुस्सा आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं इट मीन्स यू आर ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन, और उससे भी ज़्यादा आप कुछ कर चुके होंगे ना। तो वो बच्चों वाली बातें आप नहीं पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि पूछना, हाँ पूछना आपका राइट है। मेरा कमेंट्स का रिप्लाई करना भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, बहुत डांट दिया क्या हमने आज? चलो कोई बात नहीं, आइए पढ़ते हैं प्यार से। अब ठीक, अब नहीं डांट रहे हैं आप। चलिए फिर से शुरू करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बालक की समस्या समाधान, सोचने व निर्णय लेने की क्षमता एवं सृजनात्मक रणनीति बनाने में योगदान देता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये 4 अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, यानी कि एक दूसरे पर क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं तथा निरंतर और हमेशा चलती रहती हैं। पहला, संवेदी पेशीय अवस्था अथवा इंद्रजनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर एज। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड वन इज योर्स मूर्त क्रियाकाल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो आइए पढ़ते हैं शैक्षिक उपयोगिताएं क्या रही। एजुकेशनल यूटिलिटीज की शिक्षा मनोविज्ञान ने पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को प्रतिपादित सिद्धांत को शिक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया। शिक्षकों को इस सिद्धांत का ज्ञान अध्यापन कार्य में विशेष दिशा प्रदान करता है। इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नवत है। किस तरीके से है तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया, पियाजे जी ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी की भूमिका को अत्यंत सक्रिय एवं महत्वपूर्ण माना है। इससे शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं अभिरुचि पर विशेष ध्यान रखकर कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा प्राप्त होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यानी कि इन्होंने किसको अत्यंत सक्रिय माना, तो शिक्षार्थी को माना है। पियाजे के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रिता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष सहायता मिलती है। वे अपने अध्यापन कार्यक्रम इस ढंग से तैयार कर पाते हैं कि इस तरह से दोषों से शिक्षार्थी जल्द से जल्द मुक्त हो पाए। फिर थर्ड वन इज योर्स कि पियाजे का सिद्धांत यह भी स्पष्ट संकेत देता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वे संरक्षण तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः इस अवस्था में अर्थात 7 से 11 साल की आयु में यदि शिक्षक इन जटिल मानसिक क्रियाओं को अधिक बढ़ा देते हैं तो इससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर अधिक तेजी से बढ़ता है तथा शिक्षक के मूल उद्देश्यों के प्रति उनको प्राप्ति होती है। पियाजे के इस सिद्धांत ने शिक्षकों को बालकों के खेल को एक नए संदर्भ में विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट कर दिया कि खेल का शैक्षिक महत्व अधिक है। खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक संपन्नता विकसित होती है जो उसे संज्ञानात्मक विकास का एक मूल आधार बनाती है। देखो कैसे खेल के माध्यम से, आप सोच रहे होंगे मैम कैसे। देखिए, मान लीजिए कि 2 ग्रुप्स बनाए गए। क्या बनाए गए? 2 ग्रुप्स बनाए गए और उनमें कंपटीशन हुआ। क्या हुआ? एक ग्रुप में थे 8 बच्चे, दूसरे ग्रुप में थे 8 बच्चे। अब इनके बीच में जब गेम हुआ तो जो इस ग्रुप के बच्चे थे उनके अंदर और इस ग्रुप के बच्चों के अंदर क्या था, आपस में ही कंपटीशन था। अब देखो, मान लो 2 बहुत एकदम जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड, तो जो बेस्ट फ्रेंड थे एक इस ग्रुप में था और एक ग्रुप इस ग्रुप में था, यानी कि जोड़ी अलग हो गई, जोड़ी टूट गई। ठीक है, मान लो 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, वो एक ग्रुप ए में हो गया और एक ग्रुप बी में हो गया। लेकिन जब जीतने की बात आई, जब खेलने की बात आई, तो ए ग्रुप वाला बच्चा जो था वो कह रहा था मैं बी ग्रुप वाले को हराऊंगा, बी ग्रुप वाला जो बच्चा था वो कह रहा था ए ग्रुप वाले को हराऊंगा। मतलब इनके और इनके बीच में क्या आ गई, प्रतिस्पर्धा आ गई कि नहीं आ गई। तो खेल खेल में बच्चों को क्या, बच्चों के अंदर किस प्रकार की संपन्नता आई है, संज्ञानात्मक। कैसी? तो संज्ञानात्मक। आइए जानते हैं। फिर देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शिक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है कि वे शिक्षार्थियों को अपनी ही क्रिया द्वारा एक नई सोच व समझ विकसित करने में बहुत मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को शिक्षार्थी की सहायता बिना किसी आवश्यकता को हर कदम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें सत्ता तथा आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास नहीं होता है, जो संज्ञानात्मक विकास में एक बाधक के रूप में साबित। ये नहीं था कि बच्चा आपके पास है, मैम ये बता दीजिए सर प्लीज़, ये बता दीजिए सर प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, और आपने सोचा अरे बच्चा है चलो ठीक है मदद कर देते, बता दिया। नहीं,
नहीं बताइए, बच्चे को उस समय बहुत बुरा लगेगा कि देखो कैसे टीचर हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मैम एकदम बहुत नालायक हो गई हैं। मतलब उसके मन में जो भी है, नालायक तो नहीं कह सकते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे के मन में एक आपके प्रति थोड़ी सी निगेटिविटी ज़रूर रहेगी ना। लेकिन उस निगेटिविटी को आने दो, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा, तब उसके अंदर थोड़ा और कंपटीशन आएगा कि मैम ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, ना बताने दो, हम इससे अच्छा बना देंगे, इससे अच्छा ये करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अल्टीमेट तरीके से करके दिखाएंगे। तो वो क्या होगा, वो जब वो सेल्फ स्टडी करेगा ना, तो उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो और काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक, स्पष्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व अत्यधिक है। इससे शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए स्वयं भी एक अच्छा निर्देश मिलता है तथा साथ ही साथ शिक्षार्थियों के लिए भी अधिक उपयोगी सुझाव मिल जाते हैं। अब कोहलबर्ग, जैसे आपने किसके विषय में पढ़ा अभी तक, तो बताइए, जीन पियाजे के विषय में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कोहलबर्ग के विचार। तो देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास में पियाजे के सिद्धांत से सहमत थे, किंतु इन्होंने कई प्रकार से उसे व्यापक रूप प्रदान किया। पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास के सामाजिक पक्ष पर जोर दिया। कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य बालक के मानसिक विकास से महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कोहलबर्ग ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, मॉरल स्टेज एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे कि मॉरल स्टेजेस एंड मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच किसकी पुस्तक है? तो बताइए किसकी है? तो कोहलबर्ग की है ना। लिखो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, कोहलबर्ग की है, लिख दो कोहलबर्ग और इस पूरी बुक का नाम लिख दो। जिससे क्या होगा, आप जब लिख देंगे तो आपके माइंड को पता चल जाएगा कि फला फला बुक। जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो आप टिक कर देंगे। 1976 में नैतिक विकास की अवस्थाओं का विवरण दिया है। इन्होंने कहा कि नैतिक विकास के 3 स्तर यानी लेवल 3 और 6 चरण यानी 6 स्टेज होते हैं। यानी कि हर एक स्तर में इन्होंने 2 स्टेज को डिवाइड किया है। कैसे? पहला पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें कौन कौन से चरण आते हैं आपके? दंड और आज्ञाकारिता यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और व्यक्तिवाद, कारणवाद एवं विनिमय यानी इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और एक्सचेंज। फिर परंपरागत स्तर यानी अंतर वैयक्तिक संबंध, अच्छा बालक बालिका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना यानी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। फिर देखिए पश्च परंपरागत स्तर यानी सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। फिर देखिए पूर्व परंपरागत के अंतर्गत में क्या बताया गया कि इस स्तर में 9 साल तक के बालक बालिका को सम्मिलित करते हैं। कौन, किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं आप? ये कोहलबर्ग की थ्योरी बोलेंगे। ठीक, तो इस अवस्था में वे सांस्कृतिक नियम के प्रति अनुक्रिया करते हैं, किंतु उनके व्यवहार उन नियमों के परिणामों के अनुरूप होते हैं। इस स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित 2 चरणों को सम्मिलित किया गया। पहला, दंड और आज्ञाकारिता। इस अवस्था के बालक स्वकेंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? स्वकेंद्रित होते हैं, अतः दूसरों के बनाए नियमों के लाभ की बात को समझ नहीं पाते हैं और दंड से बचने हेतु उन नियमों का पालन करते हैं। इस अवस्था में वे केवल समाज के नियमों को समझते हैं तथा उनका आचरण करते हैं। जैसे आपने उनसे कहा कि ये होमवर्क कर लाना, तो वो उनको नहीं पता उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सिर्फ होमवर्क कर लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है ना कि अगर हम होमवर्क करके नहीं लेंगे तो कल मैम या सर हमारे डंडा लेके हमको कूट पीट के बराबर कर देंगे, है ना। बताओ, ऐसा होता है ना। अब देखो उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यक्तिवाद एवं विनिमय। इस अवस्था में बालक उस कार्य को नैतिक कार्य मानते हैं जिसके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बालक उसी कार्य को करते हैं जो उन्हें उचित लगता है। देखो ऐसा होता है ना, क्या होता है कि जैसे मम्मा ने बोला कि बेटा होमवर्क कर लो, है ना, और उसके बाद में हम आपको मैगी बना देंगे, है ना। पापा ने बोला ए हे राहुल, प्रियू, या जो भी उनका नाम हो, यहाँ आओ, कम हियर, फटाफट से होमवर्क फिनिश करिए, मैं आपको ना उसके बाद में एक चॉकलेट दूंगा। या उनको ये लगता है कि अगर उनको, मतलब उनकी एक हैबिट हो जाती है होमवर्क करना। मतलब मैं ये एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये उनका डेली ड्यूटी है। ठीक, अब उसके अंदर परंपरागत स्तर की बात करते हैं कि इस स्तर के अंतर्गत किशोर बालक व वयस्कों को सम्मिलित किया जाता है। अभी यहाँ पे कितने वर्ष के बालक बालिकाओं की बात हो रही थी? तो 9 वर्ष की। अब ये परंपरागत स्तर की बात की जाए तो किशोरों की बात होती है यहाँ पे। किशोर अवस्था कल पढ़ाई थी ना, बहुत अल्टीमेट क्लास थी, वो ज़रूर देखिएगा। हाँ, एक पेपर 1 की क्लास है आपकी स्वामी विवेकानंद जी की, और एक ये आपकी पेपर 3 में किशोरावस्था की क्लास है। ये वन ऑफ माई फेवरेट क्लास है, फटाफट से देखिएगा जाकर के अगर नहीं देखिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 2 चरणों को समावेशित किया गया है। पहला, अंत वैयक्तिक संबंध। इस चरण में बालक उस नैतिक कार्य को करना पसंद करते हैं जिसे
दूसरे उचित मानते हैं। समझ में आ रही है बात? समझिएगा कि वे दूसरे के सामने अपने को अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अवस्था में व्यक्तिगत दृष्टिकोण को छोड़कर वे दूसरों के दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि ये उनके अंदर इस एज में उनके अंदर ये होता है कि सामने वाले को जो अच्छा लग रहा है या सामने वाले को जो काम अच्छा लग रहा है ना, वो हमारे से क्या चाहता है या चाहती है, ये बालक वो करना चाहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? पहुंच पा रहे हैं आप वहां जहां तक हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, है ना? कि मतलब कुल मिला के दूसरों के सामने फुल इज्जत बन जाए, बढ़िया आराम से टशन के साथ। वो जो एक इमोजी आप देखते होंगे ना, चश्मा लगा के आता है ब्लैक वाला, बढ़िया से एकदम ऐसे मुंह टेढ़ा होता है थोड़ा उसका, ये देखो यहाँ पे बन नहीं पाया, है ना? ऐसे करके बढ़िया समझो उसी इमोजी के साथ एटीट्यूड में एकदम कि उनकी ही हर जगह वाहवाही हो, है ना? ऐसा चाहते हैं वो, ऐसा नैतिक कार्य कर देंगे। वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सबके सामने मेरी वाहवाही हो, वाह, है ना, अरे तुमने ये किया, वेल डन। या दूसरों के सामने वो बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते, कुछ ऐसा काम करने की उनके मन में ऐसी क्या होती हैं विचारधाराएं आती हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना कि इस अवस्था के बालकों के अनुसार नैतिक व्यक्ति वे होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। बालक अपने कर्तव्य को प्रति निष्ठावान रहता है तथा दूसरों की अपेक्षाओं का सम्मान करता है। यानी कि जैसे एक क्या होता है कि हम मान लो हमारा कोई फेवरेट टीचर है, और अभी तक हमारे 20 में से 17 नंबर आते थे, ठीक है, और आपके जो फेवरेट टीचर है उन्होंने कह दिया कि XYZ जो भी नाम है, चिंटू मिंटू राहुल पिंकू जो भी है ना, अब इस बार आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने हैं। तो बालक साम दाम दंड भेद सब लगा देगा। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक की अपेक्षा है कि जो ये बच्चा है या ये बच्ची है इसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है ना? तो जब ये बालक या बालिका को पता चल जाता है तो वो इनका सम्मान करता है, इन टीचर्स की अपेक्षाओं का या अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं का सम्मान करता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है। फिर तीसरी बात आती है पश्च परंपरागत की। कौन कौन से आपने पढ़े हैं अभी स्तर? तो पहला पूर्व परंपरागत जिसमें 9 साल के बच्चे की बात की जाती है, परंपरागत स्तर जिसमें किशोर बालक व वयस्कों को सम्मिलित किया गया, और पश्च परंपरागत स्तर के अंदर किसको सम्मिलित किया गया है? तो देखो इस स्तर तक पहली बात तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस स्तर पर बालक बाह्य कारकों से प्रेरित ना होकर आंतरिक कारकों से ज्यादा प्रेरित होता है। इस स्तर में भी 2 चरणों का सम्मिलित किया गया है। पहला क्या कि पहला है आपका सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। चौथे चरण में व्यक्ति समाज को व्यवस्थित रूप में बनाने की बात करता है, किंतु इस चरण में वह समाज को व्यवस्थित रखने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए इस बारे में विचार करता है। उसके अनुसार एक स्वस्थ समाज वह है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत दूसरा में क्या कहा गया कि यह चरण नैतिक विकास का अंतिम चरण है। इसमें व्यक्ति समाज के नियमों को बनाए रखने हेतु अपना सर्वस्व त्यागने के लिए भी तैयार हो जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार इस चरण तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, यानी कि जो धुरंधर वीर महान पुरुष होते हैं ना, उनके लिए है ये। कोहल वर्ग के अनुसार कि व्यक्ति इन चरणों का पालन करके ही नैतिक रूप से विकसित हो सकता है। अर्थात बालक यदि द्वितीय चरण से प्रारंभ करे या एक चरण छोड़कर दूसरे चरण में पहुंच जाए तो उसका नैतिक विकास संभव नहीं है। अब इरिक्शन अब किसी के हिसाब से आपने पढ़ लिया, तो जीन पियाजे जी के अनुसार पढ़ लिया और कोहल वर्ग की थ्योरी आपने पढ़ ली। साफ साफ पूरी पूरी थ्योरी पूछ ली जाती है यदि पेपर सब्जेक्टिव होता है जिन बच्चों की यूनिवर्सिटी में, है ना। फटाफट से पढ़ते रहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं आज ज़्यादा बातें भी नहीं कर रही हूँ ना, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आपको बड़ी हंसी आए, बड़ी मौज हो जाए। तो इसलिए क्योंकि जितना आप सीरियस होकर के स्टडी करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा मजा आएगी। और ऐसा नहीं है, मुझे पता है आप अगर बोर होने लगेंगे तो मैं ऐसा कुछ बता दूंगी आपको। अब देखो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो सुन लो। ज़्यादा पुराने होके वो नहीं बनो, क्या कहते हैं, दादा दादा ना बनो, दादा चुपचाप से क्लास को शेयर कर दो। चलो अब पढ़ते हैं किसके विषय में, तो इरिक्शन के विचार में। कि मनोविज्ञान में आप सोच रहे हैं कि मैम मेरे विचारों की तो कभी कोई बात ही नहीं करता है, इवन कोई सुनता तक नहीं है कि हमारी भी अपने कुछ विचार हैं। सब सुनेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपके विचार सुन लेंगे हैं। चलो अब जरा इरिक्शन के विचार के बारे में बात करते हैं, पढ़ लो भाई थोड़ा। कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध सिद्धांत इरिक्शन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को माना जाता है। सिगमंड फ्राइड की तरह ही इरिक्शन का भी मानना है कि व्यक्तित्व का विकास क्रमिक अवस्थाओं में होता है और
फ्राइड की तरह ही इरिक्शन भी व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। फ्राइड के मनोलैंगिक अवस्थाओं के सिद्धांत के विपरीत इरिक्शन का सिद्धांत संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाले सामाजिक अनुभव के प्रभाव की व्याख्या करता है। इरिक्शन ने अपने सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन न करके मनोसामाजिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। इरिक्शन का व्यक्तित्व सिद्धांत फ्राइडवादी व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं संगठित है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में इदम को अधिक महत्व दिया, जबकि इरिक्शन ने अहम को। बात समझ में आई? पूछा जा सकता है कि फ्राइड ने अपने सिद्धांत में किसको अधिक महत्व दिया था, तो इदम को। और कैसे याद रखोगे? अब बताओ भाई, कोई ट्रिक बना दे इसकी, बताओ। फ्राइड और इदम, तो ये भी डा और से खत्म हो रहा है, लगभग वो भी डी से खत्म हो रहा है ना? तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। और उसके बाद में इरिक्शन ने किसको दिया, तो अहम को सॉरी, है ना, अहम नहीं। फिर देखो उसके बाद में इरिक्शन ने अपने सिद्धांत में संस्कृत, समाज एवं अहम में होने वाले संघर्ष पर बल दिया। व्यक्तित्व के विकास को उन्हें मनोसामाजिक अहम विकास की संज्ञा दी। उन्होंने फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व के विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन 8 अवस्थाओं का विकास एक क्रम से होता है। जैसे पहले सूर्य उगता है, सुबह होती है, फिर क्या होती है, दोपहर होती है, फिर क्या होती है, शाम होती है, फिर चंदा मामा आ जाते हैं और शाम में आपके सूरज चाचू चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, रात्रि हो जाती है। अब आप अब आगे ये भी बोल दो कि मैम रात्रि हो जाती है, फिर मुझे निन्नी आ जाती है, तो मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। निन्नी अभी भगा रहे हैं आपकी हम। होता क्या है कि मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि ये क्या है, एक रूल में फॉलो हुई ना सारी चीज़ें, मतलब एक के बाद एक स्टेज आई ना, तो बस ऐसे ही इन अवस्थाओं का भी विकास का एक क्रम होता है। पहला कि मनोविज्ञान अवस्था की विशेषताएं होती हैं, क्या कि मनोसामाजिक संक्रांति यानी साइको सोशल क्राइसिस, यानी मानव विकास में प्रत्येक अवस्था आगे आने वाली अवस्था के एक विशेष क्रम में प्रकट होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को संकट अथवा संक्रांति का अनुभव होता है तथा शारीरिक परिपक्वता, सामाजिक दबावों एवं मांगों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन क्रम में एक ऐसा मोड़ आता है, उसमें संकट उत्पन्न करता है। दूसरा, अंतर्द्वंद की बात करें यदि, इनर कॉन्फ्लिक्ट की, कि मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में दो व्यक्तियों के मध्य अंतर्द्वंद का होना स्वाभाविक है। मनोसामाजिक संक्रांति के समय शारीरिक परिपक्वता तथा नई नई सामाजिक आवश्यकताओं या मांगों के मध्य जो परस्पर क्रिया चलती है, उसके फलस्वरूप व्यक्ति में एक अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, अर्थात व्यक्ति संकट या संघर्ष का सामाजिक दृष्टि से संतोषजनक एवं सम्मानजनक रीति से समाधान कर लेता है। तो द्वंद्व की ऋणात्मक शक्तियां दब जाती हैं और व्यक्ति विकास के पथ पर आगे बढ़ जाता है। यानी कि होता क्या है कि जैसे कि क्या हुआ कि सपोज हाई स्कूल में मैंने या मेरा टारगेट था कि मैं 95% लाऊंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आया कितना परसेंट, 85% उस बच्चे का। फिर उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया और उसने, वो भी बच्चे ने खुद से भी समझा, अरे यार कोई बात नहीं, 85 आया, ये भी तो देखो कोरोना था, कोविड था, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब रही, तो उसने अपने आप को सेल्फ समझा लिया। तो जो उसके अंदर के निगेटिव थॉट्स थे वो अपने आप ही क्या हो गए, खत्म हो गए, और वो विकास के पथ पर आगे बढ़ गया। और उसने सोचा कि अब तो मेरे 2 डोज भी लग गए वैक्सीन के, तो अब तो हम ना इंटर में बढ़िया परसेंटेज लाएंगे, ऐसा। ठीक, बात समझ आई? दिस पार्ट ऑफ एग्जाम्पल ओनली। अब देखो, अनुकूलन की यदि बात करें, एडेप्टेशन की बात की जाए, तो व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में आने वाले संकट या संक्रांति समस्या का समाधान हो जाता है, तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास में अनुकूलित हो जाता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न अंतर्द्वंद का समाधान धनात्मक रीति से करता है, तो उसमें एक प्रकार की विशेष मनोसामाजिक स्थिति की उत्पत्ति होती है। इसी को इरिक्शन ने सदाचार यानी वर्च्यू कहा है। कर्मकांड अनुसरण यानी फॉलोइंग रिचुअल्स। प्रायः यह देखा गया कि एक समाज अथवा समुदाय में कुछ ऐसे मानदंड निर्धारित एवं प्रचलित होते हैं जिनका उस समाज अथवा समुदाय के लोगों को पालन करना पड़ता है। इरिक्शन ने मानव विकास की अवस्थाओं में विभिन्न कार्यों के अनुमोदन को मान्यता दी है जो उस समाज के लोगों द्वारा अनुमोदित होते हैं। इन्हें 3 आर की संज्ञा दी जाती है। अब बहुत अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है पेपर में। 3 आर की संज्ञा दी जाती है, अर्थात पहला रिचुअल्स यानी कर्मकांड, दूसरा कर्मकांडवाद यानी रिचुअलिज्म, तीसरा कर्मकांडवादी यानी रिचुअलिस्ट। ठीक है,
सामाजिक विकास की अवस्था में समाज के द्वारा स्वीकृत मानदंड मानव विकास की अवस्था को आगे ले जाने में सहायक होते हैं। इरिक्शन के अनुसार क्या कि मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उस समाज के वयस्क समुदाय द्वारा अनुमोदित होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को ही कर्मकांडवाद यानी रिचुअलिज्म कहा गया है। कई बार कर्मकांड की बारंबारता सामाजिक विकृति उत्पन्न करती है। इरिक्शन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित 8 अवस्थाएं। इन अवस्थाओं को विभिन्न आयु वर्ग में उत्पन्न होने वाले अंतर्द्वंद्वों के सारांश के रूप में निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। कौन कौन सी होती हैं अवस्थाएं, तो देख लो फटाफट से। इन्हीं अवस्थाओं से क्वेश्चन बनता है आपका यूपी टेट, सी टेट, इवन जो आप ये एग्जाम देंगे ना, टीजीटी पीजीटी, जो भी एग्जाम देंगे कुल मिला के आप टीचिंग बीएड करने के बाद में, इवन बीएड में खुद, ठीक है। तो बीएड से लेकर के टीचर बनने तक आपका ये सब्जेक्ट बहुत काम आने वाला है। हर सब्जेक्ट में मतलब हर कंपटीशन के पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपको इनके क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, 5-6 नंबर का टॉपिक होता है ना। तो देख लो एक बार ज़रा कि तालिका इरिक्शन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, अवस्थाओं से क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि सेशन के एंड तक बने रहिएगा एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए इस एरो में आपकी क्या चलेगी, अवस्था, फिर क्या चलेगी एज, और फिर क्या चलेगा कन्फ्लिक्ट। पहला मॉरल यानी मौखिक, तो ये क्या है, शैशवावस्था इन्फेंसी एज। विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर उसके बाद में आती है आपकी गुदाजन्य अवस्था, कौन सी, एनल अवस्था। ये 2 ईयर्स के बच्चे के लिए होती है, यानी स्वाधीनता बनाम शर्म इसे बोलते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। लैंगिक यानी जेनिटल, उसके अंदर 3 से 5 वर्ष के लिए होती है, ये पहला बनाम 2 यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर होती है प्रसुप्ति अवस्था यानी 6 से 12 वर्ष के लिए, परिश्रम बनाम हीनता। किशोरावस्था आपकी 13 से 18 वर्ष यानी अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। युवा अवस्था की यदि बात करें तो ये होती है आपकी 19 से 21 वर्ष, आप लोग इसी एज में हैं। घनिष्ठता बनाम अकेलापन यानी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आपको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा ना कभी कभी। और प्रौढ़ावस्था को माना गया है 22 से 50 वर्ष की उम्र। कुछ यहाँ पे युवा अवस्था में होंगे, कुछ यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में होंगे बच्चे, है ना। अगर हम सही हैं तो जरा फटाफट से लिख के बताओ कि आप अब युवा अवस्था में है कि प्रौढ़ावस्था में। युवा अवस्था वाले याद रखिएगा 19 से 21 वाले हैं, और प्रौढ़ावस्था वाले 22 से 50 वाले। फटाफट से लिखो, चलो सट एक एक लाइन से जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं लिख डालो कि युवा अवस्था के हैं आप कि प्रौढ़ावस्था से हैं। तो इसमें क्या होता है, सृजनात्मक बनाम ठहराव यानी क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। उसके बाद में परिपक्व या अधेड़ मैच्योरिटी 50 वर्ष के पश्चात। सत्यनिष्ठा बनाम शिक्षा, इस अवस्था में तो मे भी क्लास में कोई नहीं होगा, क्यों बताओ। अब देखो उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इरिक्शन के अनुसार विकासात्मक यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर व्यक्ति को अनेक संकेत संक्रांतियों एवं अंतर्द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। अंतर्द्वंद का समाधान जिस प्रकार व्यक्ति करता है और वह अपने मनोसामाजिक परिवेश में जैसा अनुकूलन करता है। इरिक्शन के सिद्धांत की विशेषता इस बात में है कि वह मनोवैज्ञानिक फ्राइडवादी सिद्धांत और बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के कारकों के विषय में वर्तमान ज्ञान के मध्य जो रिक्तता है उसे भरने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं जरा वाइगोत्स्की के अनुसार जीन पियाजे की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, इरिक्शन की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके। मैं ये बार बार बात बोल रही हूँ, तो ये मत समझिएगा कि न जाने मैम को क्या हो गया है। मैम को कुछ भी नहीं हुआ, मैम एकदम फिट एंड फाइन है। आप लोगों को मैं अवगत करा रही हूँ, अगर अभी समझ गए तो ठीक है, बाद में फिर यही कहिएगा कि मैम ने सही कहा था और अब पछतावे होए का जब चिड़िया चुग गए खेत हैं। साथ वाले को जब जब जॉब लग जाए तब बहुत बेकार फील होता है, सच बता रहे हैं हम आपको, है ना। तो ये आपकी लाइफ में ना आए, ये ना कहना पड़े आपको कि अब पछतावे होए का जब चिड़िया चुग गए खेत हैं। तो ऐसा कुछ ना हो जिसके प्रति आपको थोड़ा सा बेकार लगे, तो अभी पढ़ लो, है ना, यही उम्र है। कहते नहीं है पढ़ लिख, है ना, कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा था कि वाइगोत्स्की का मत था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में बच्चों द्वारा वातावरण को स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर बल दिया है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में परिपक्वता को भी महत्वपूर्ण माना था। किसने, पियाजे ने, अभी आप आगे पढ़ के आए ना। परंतु वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संस्कृति संदर्भ को स्वीकारा है। किसको, तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक
को एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। अतः वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहा है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास में संस्कृत एवं शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना है। इस मत का खंडन करते हुए वाइगॉत्स्की ने कहा कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना एवं निर्देश प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। फिर देखिए, वाइगॉत्स्की ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसके माध्यम से बच्चों को उनके वास्तविक विकास का ज्ञान हो जाता है। वास्तविक विकास के ज्ञान से तात्पर्य है कि बिना किसी सहायता लिए बच्चे द्वारा किए गए कार्य, यानी कि वो हेल्प नहीं लेगा और अपना फटाफट से पूरा काम फिनिश कर देगा। ठीक, ये किसका मतलब होता है? तो आपका किसने बताया? ये वाइगॉत्स्की ने। बालकों के संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हो, यानी जिसकी वो हेल्प से वो काम को पूरा कर पाए, उसकी ओर अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य जो अंतर होता है उसे वाइगॉत्स्की ने क्या कहा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD कहा है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को उदाहरण के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। क्या? कि राम और श्याम दो बालक हैं जिनकी आयु 5 वर्ष है। माना ये दोनों बालक पियाजे द्वारा दिए गए संरक्षण समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, परंतु यदि माता पिता एवं शिक्षक या अन्य बड़े उम्र के बच्चे को निर्देशन पाकर राम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है जबकि श्याम कर लेता है, तो क्या इन दोनों बच्चों को संज्ञानात्मक स्तर पर समान रूप से माना जा सकता है? वाइगॉत्स्की के मतानुसार कभी नहीं, क्योंकि दोनों बच्चों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, वयस्कों से सहायता प्राप्त करने के पश्चात वे और क्या कर सकते हैं, इन दोनों बातों में उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वेट फॉर अ मिनट। देखिए, इन दोनों बातों में अंतर है। अब प्रश्न यह उठता है कि वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके अग्रलिखित 2 कारण बताएंगे। पहला कारण क्या है कि बच्चे अपने स्तर से क्या कर सकते हैं यह जानने में सहायता मिलती। दूसरा, ये भी ज्ञात होता है कि पारिवारिक सदस्य तथा गुरुजन बच्चों के जैविक परिपक्वता के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, वाइगॉत्स्की ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन किस तरह से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि प्रायः यह पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग के प्रारूप में होता है, जिसमें शिक्षक या अन्य वयस्क तथा बालक बारी बारी से किसी क्रिया को इस ढंग से करते हैं जिसमें शिक्षक या अन्य वयस्क बच्चों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इन विभिन्न अंतःक्रिया के दौरान वयस्क एक तरह से पार्ट या पाइट यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं। वेट फॉर अ मिनट। अब देखिए, पार्ट या पाइट से क्या तात्पर्य है कि एक ऐसी मानसिक संरचना यानी ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर इससे होता है जिसे बच्चे नए कार्यों में करते समय या नए प्रकार का चिंतन करते समय उनका उपयोग कर सकते हैं। सचमुच में यह एक ऐसी सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन है जिसमें शिक्षक सत्र यानी टीचिंग सेशन के दौरान दिए गए समर्थन सपोर्ट को छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे धीरे धीरे बिना समर्थन के ही निष्पादन को उत्तम बनाकर रख सकें। ठीक है, अब देखो, टप्पन फिर वाइगॉत्स्की का ये आपको इतना पढ़ना है अभी और बस, ज़्यादा नहीं है। सो सपोर्ट करिए कि आपकी क्लास जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे। क्या पूरी मैराथन हो गई? ये तो बताओ, तो कल पढ़ा देंगे। चलो नहीं, आज ही कंप्लीट करते। बात की बात है ना, शुरू में बोला भी था मैंने। तो देखो, फटाफट से जितनी जल्दी से आप समझने की कोशिश करेंगे कि टप्पन 1998 तथा जीन स्टीनर एवं महा यानी जॉन स्टीनर एंड मोहन 1996 द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पार्ट या पाइट यानी स्कैफोल्डिंग का एक महत्वपूर्ण साधन टूल संवाद या वार्तालाप होता है। वाइगॉत्स्की का मत है कि बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध असंगठित तथा स्वतः प्रवर्तित संप्रत्यय होते हैं, यानी खुद के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को वो स्पॉन्टेनियसली समझ लेते हैं। जब ऐसे बच्चों का संवाद या वार्तालाप अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है तो उनका संप्रत्यय एवं क्रमबद्ध तार्किक यानी लॉजिकल और रेशनल में बदल जाता है। फिर देखिए, वाइगॉत्स्की 1962 में
संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बतलाया है। इनका मत है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक यानी संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्म नियमन के लिए भाषा का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है, तो इसे आंतरिक संभाषण यानी इनर स्पीच या यानी कि या प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी संभाषण कहा जाता है। इस बिंदु पर वाइगोत्स्की का मत पियाजे के मत से थोड़ा सा डिफरेंट है। पियाजे के लिए यह निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच अपरिपक्व एवं आत्मकेंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन या टूल माना है। फिर देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ महत्व क्या क्या है कि ये आपको ना पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा कि जैसे पारस्परिक शिक्षण हो गया, रेसिप्रोकल टीचिंग वगैरह होगी। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको चीज़ें। सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका तो चैप्टर ही है। जब आप अभी यूनिट 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फाइनली अब क्लास को यहीं से करेंगे एंड। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के माध्यम से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर टेलीग्राम नहीं चलाते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि चलाते हैं सो इट्स वेल एंड गुड। और आपको बता दें कि इंस्टाग्राम अकाउंट आपका इसी चैनल के नाम से बन गया है, पीजी पॉइंट या प्रियांजलि गुप्ता आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसे वहाँ पर जा कर के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी कैसी रही क्लास आपकी, ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और आपको पता है कि आपके कमेंट से हमें एक अलग ही एनर्जी लेवल मिलता है, तो ये काम आपका है। और मुझे पता है कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि ये काम ज़रूर करते हैं, रोज़ करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ क्लास में आते हैं, सो मुझे तो उनके कुछ कुछ नाम भी याद हो गए हैं। जैसे कौन कौन हो गया, खुशी हो गई, सिम्मी हो गई, आकांक्षा हो गई, और देखो जिनका नहीं याद आ रहा है वो उनके लिए माफ़ी चाहेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, सबके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं तो पता है वो क्या करते हैं, उनको किसी लाइव चैट से कोई मतलब ही नहीं है, चुपचाप अपनी पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, और बाद में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं थैंक यू फॉर दिस सेशन मैम। तो वो भी बच्चे अब देखो कैसी हैं, अंतर्मुखी बालक। जब आप पढ़ेंगे ना आगे चल के तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या होते हैं वैसे बालक की, उनकी क्या चीज़ें होती है ना। फिलहाल जानने का समय हमारा हो गया है, तो लिखो फटाफट से अपनों के लिए। खुशी कल पूछ रही थी ना अपनों के लिए मैम क्या मतलब है, तो ये हमारे अपनी खुद की एक टैगलाइन है कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। यानी कि जब आपका खुश रहने का, मुस्कुराने का मन ना हो तब भी खुश रहो। क्यों? क्योंकि अपनों के लिए अर्थात अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और उन सभी के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना मानते हैं। ठीक, सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।